बच्चों आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने फॉरेन एक्सचेंज के लेक्चर्स आपको दिए और आज की क्लास हमारे एक नए टॉपिक के साथ होने वाली है जिसका नाम है बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर बीओपी को समझना पड़ेगा क्योंकि 6 नंबर की पूरी यूनिट है और बहुत छोटे छोटे एरर हम लोग करते हैं इस चैप्टर्स को समझने के दौरान, जिसकी वजह से इस चैप्टर में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका नहीं बन पाता जितना अदर चैप्टर्स में आपका है। तो आज की एक इस सिंगल क्लास में हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में समझने की क्या करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं। बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सर बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली है क्या, ध्यान देना। यस, बिल्कुल सही समय पर आप आए हो भाई, ध्यान देना। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या है बच्चों? बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर मैं आपको पहले समझाऊं थोड़ा कि सर बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग होता क्या है, व्हाट इज बीओपी। बीओपी अगर मैं बोलना चाहूं या आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है, अभी रुक जाओ। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटा एक ऐसा अकाउंट या एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका काम होता है चीजों को रिकॉर्ड करना, और ये जो रिकॉर्ड करता है वो ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करता है बिटवीन रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा मुझे मालूम है वो मैनेज फ्लोटिंग क्यों नहीं करा है, तो उसके लिए टेंशन ना ले, इस टॉपिक से कनेक्ट कर कर मैं चीजों को आगे बताऊंगा। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट का पहले मतलब सभी समझ लेना, बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट या फिर एक ऐसी क्या है बेटा, स्टेटमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट या फिर एक ऐसी स्टेटमेंट है, बेटा फोन वगैरह यूज ना करें प्लीज। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट या फिर एक ऐसी स्टेटमेंट है जो सभी तरीके की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। आप लोगों को मालूम है आज की डेट में कोई भी इकॉनमी क्लोज इकॉनमी का बिहेवियर नहीं रखता। इसका मतलब है ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि हम अपने देश के ऊपर ही 100% डिपेंडेंट हो जाए। हम दूसरी इकॉनमी पर भी डिपेंडेंट है और दूसरी इकॉनमी हमारी इकॉनमी पर भी डिपेंडेंट है, बिकॉज हर एक देश के अंदर हर एक टाइप की गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। बेटा शताक्षी ध्यान से सुनना, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्यों होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक अकाउंट है, या मैं यूं भी कह सकता हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है जिसका मेजर काम चीजों को रिकॉर्ड करना है, और वो भी क्या रिकॉर्ड करना है, सभी तरीके की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, चाहे वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विजिबल आइटम हो, चाहे बेटा वो इनविजिबल आइटम हो, चाहे वो यूनिलेटरल ट्रांसफर हो, चाहे वो बेटा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो, या फिर बेटा वो कैपिटल ट्रांसफर हो। बच्चों इन शॉर्ट मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को सुने। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका काम होता है सभी तरीके के लेन देन का रिकॉर्ड करना। फॉरेन कंट्री के साथ जो भी सामान हम खरीदेंगे या फॉरेन कंट्री में जो भी सामान हम सोल्ड करेंगे उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए गवर्नमेंट एक अकाउंट मेंटेन करती है। जैसे तुम लोग अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए या फाइनेंशियल पोजीशन को मॉनिटर करने के लिए आप अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट को देखते हो कि हमने एक मंथ में कहां से पैसा कमाया और उसको हम कहां खर्चा कर रहे हैं, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए आप स्टेटमेंट बनाते हो। ऐसे ही गवर्नमेंट भी फॉरेन कंट्री से आने वाले सारे सामान को, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए बीओपी बनाता है। बीओपी में 4 रिकॉर्ड्स होती हैं। विजिबल, विजिबल बेटा वो आइटम्स होता है जो देख सकते हैं। जैसे हम फॉरेन कंट्री से जितने भी टाइप की गुड्स को मंगाएंगे, फॉरेन कंट्री से जितने भी हम गुड्स को हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे वो सारा ही एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमारा विजिबल आइटम कहलाता है। दूसरा होता है इनविजिबल। इनविजिबल आइटम क्या होता है? इनविजिबल आइटम वो आइटम होता है बेटा जो कि दिखता नहीं है, केवल हमें रियलाइज होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं सर्विसेज, इसमें हर तरीके की मैंने गुड्स को शामिल करा था और इसमें सभी तरीके की क्या शामिल कर रहा हूं बेटा, सर्विसेज। जैसे मान लो फॉरेन कंट्री में जाके मैंने बैंक की सर्विसेज ली, मैंने बेटा क्या करा, इंश्योरेंस सर्विसेज लिया, मैंने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिया, कम्युनिकेशन सर्विस लिया, या फिर मैंने क्या करा, ई शिपिंग करा। यानी कि किसी भी तरीके की अगर मैं कोई भी ऑन बोर्ड या ऑफ बोर्ड ट्रेनिंग ले रहा हूं या फिर सर्विसेज का अपार्ट कर रहा हूं, दैट ऑल थिंग्स आर दी पार्ट ऑफ क्या बेटा, इनविजिबल आइटम। बच्चों यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर वो ट्रांजेक्शन होती हैं जो वन वे ट्रांजेक्शन होती है, मतलब एक साइड से रिकॉर्ड होंगी बट दूसरी साइड से उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे बेटा डोनेशन, चैरिटी, स्कॉलरशिप,
अलाउंसेस वगैरह, स्कॉलरशिप वगैरह जो हमें फ्री में मिला, बदले में हमें किसी को देना नहीं है, वो सब अगर हमारे देश में आया तो वो इनविजिबल आइटम का पार्ट है। बेटा कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है? अगर हम विदेशों से गुड्स खरीदेंगे या विदेशों में गुड्स बेचेंगे तो उनको जो रिकॉर्ड करा जाता है वो है कैपिटल। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि कोई भी लेन देन, कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अगर हमारे देश के बंदे ने विदेशों में करी है ना, तो सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करा जाएगा, और दैट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ बीओपी। तो आइए आज हम फटाफट से बीओपी स्टार्ट कर रहे हैं। नोटबुक निकालें, हेडिंग डालें, लिखना क्या बेटा? बीओपी। ऊपर हेडिंग डालना बच्चों और फटाफट से लिख लो बैलेंस ऑफ क्या बेटा? पेमेंट, मतलब बीओपी। आइए बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम लोग चलते हैं, समझते हैं, सीखते हैं क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हेडिंग डालना सर, लिखें बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है। मैं बोल रहा हूं, जिसने कर रखा है कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी समझ आएगा, प्लीज मगर बातचीत ना करें। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में लिखना, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of all the economic transaction. It is a systematic record, it is a systematic record of all the economic transaction, it is a systematic record of all the economic transaction, of all the economic transaction between resident of country and rest of the world. It is a systematic record of all the economic transaction between resident of country and rest of the world. बात समझ आ गई? फॉरेन कंट्रियों के बीच में और हमारे देश के बीच में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का लेन देन होगा वो सारी जगह जहां रिकॉर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड क्या बेटा? बीओपी। लिखना इसी के आगे, लिखना इसके आगे, लिखना इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बच्चों 4 तरीके की होती है, जैसे कि आपको मैं भी समझाऊंगा। यहाँ पर 3 मेंशन है बट हम लोग 4 के बारे में पढ़ेंगे। पहला लिखना इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में ए पॉइंट विजिबल आइटम। ए पॉइंट है बेटा, ए पॉइंट आपका है विजिबल आइटम, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं यहाँ विजिबल आइटम की बात कर रहा हूँ। और विजिबल आइटम बेटा वो आइटम होता है जिसको हम विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो किसी ना किसी मेटेलिक स्ट्रक्चर का बना होता है। जैसे मेरे पास ये फोन है, विजिबल आइटम है, मैंने ये खरीद लिया, ये विजिबल आइटम है, मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो, सी कर सकते हो। ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ विजिबल। लिखना इट इंक्लूड्स, विजिबल आइटम में क्या क्या आता है बच्चों, लिखिएगा। इट इंक्लूड्स all type of physical goods, it include all types of physical goods exported and imported, it includes all kind of visible goods, sorry physical goods, physical क्या बेटा? goods, it include all type of physical goods exported and imported. These visible goods are made, these visible goods are made of some matter or material. These goods are, these visible goods are made of some matter or material. ये किसी ना किसी धातु या वस्तु की बनी होती है, जब भी इनका कोई अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। विजिबल आइटम सबको क्लियर हो गया क्या होता है? जो दिख सकती है आपको, राइट। दूसरा लिखना बच्चों इनविजिबल आइटम, सेकंड ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हो सकता है। हमारे देश के लोग बहुत सारे इनविजिबल सर्विसेज को ऑप्ट करते हैं, जैसे बेटा मान लो जितने अच्छे सेलिब्रिटीज हैं या फिर स्पोर्ट्समैन है, अगर इनको अपनी इंजरी हो जाती है या फिर इलाज कराना होता है तो वो इंडियन डॉक्टर्स के पास ज्यादा अपने आप को नहीं जाते, बल्कि वो अपनी सर्विस लेने के लिए कहाँ चले जाते हैं? अब्रॉड जाते हैं और वहां से सर्जरी करा कर आते हैं। हाँ, कहने का मतलब वहां पर उन्हें अगर ट्रस्ट है तो वो सर्विसेज को हायर करते हैं, जिसके बेसिस पर इनविजिबल एलिमेंट क्रिएट होता है। देखना इनविजिबल क्या होता है? इट इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज, इट इंक्लूड all kind of services like shipping, jahaj, it include all kind of services like shipping, banking, insurance, shipping, banking, insurance, which are intangible in nature, which are intangible मतलब जिसको तुम टच नहीं कर सकते। आप शिप को देख पा रहे हो, सर्विस को नहीं देख पा रहे हो जिसके थ्रू वो प्रोसेस हो रहा है। आप डॉक्टर को देख रहे हो, डॉक्टर की सेवाओं को नहीं देख रहे हो। आप टीचर को देख रहे हो बट टीचर की सर्विसेज को नहीं देख रहे हो। सर्विसेज आर द इनविजिबल पार्ट एंड दे आर इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ इनविजिबल थिंग्स। लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखना,
इनविजिबल हो गया। उसके बाद थर्ड लिखना यूनिलेटरल ट्रांसफर। बेटा यहाँ मेंशन नहीं है, बट आप लोग तीसरा पॉइंट यहाँ मेंशन कर लेना, यूनिलेटरल ट्रांसफर। ये बहुत सारी कंट्रीज के अंदर आता है। जैसे हमारी कंट्री अंडर डेवलप है तो कोई डेवलप नेशन हमारे देश को फाइनेंशियल हेल्प दे देता है। आपको मालूम है, डोनेशन, चैरिटी, स्कॉलरशिप, कई बार हमारे देश में पैसा विदेशी भी देते हैं। कोविड के दौरान WHO, IMF वगैरह ने हमारे देश को बहुत सारा पैसा दिया ताकि हम कोविड की प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट कर सकें, या रिसोर्स की फॉर्म में पैसा दे दिया, या फिर हमें क्या दे दिया बेटा, कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी, या टैक्स रिबेट्स दे दिया। वो सब बेटा इनविजिबल सॉरी यूनिलिटरल का पार्ट है। लिखना यूनिलिटरल ट्रांसफर्स। क्या 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 क्या? वो बेटा आपको ग्रांट्स की फॉर्म में देते हैं, लोन की फॉर्म में देंगे तो फिर तो वो कैपिटल ट्रांजेक्शन का पार्ट होगी ना। यूनिलिटरल का मतलब है जिसके रिटर्न में आपको पैसा वापस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सबको मालूम है पूरे वर्ल्ड में कोविड का इफेक्ट आया, तो पूरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए वर्ल्ड बैंक ने हर एक देश को पैसा दे दिया ताकि अभी की स्थितियों में आ जाए। जब तुम्हारे पास कभी हो जाए सरप्लस तो दे देना, नहीं भी दोगे तो हमें कोई ऐसा एरर नहीं है। अगर ऐसी कोई आपकी हेल्प कर रहा है ना तो वो यूनिलिटरल का पार्ट बनेगा। अगर लोन और बोरोविंग और इंटरेस्ट के बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं, इक्विलिटी के बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं कि उसको उस चीज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, नीड क्या है। ऐसा होता है ना, जैसे मान ले कि सामने स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो स्कॉलरशिप हम उस बच्चे को दे रहे हैं जो बच्चा इंटेलिजेंट और जो गरीब है। कंडीशन डाल दी, इंटेलिजेंट भी होना चाहिए प्लस उसकी इनकम का लेवल बहुत लो होना चाहिए। तो बेटा एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के आधार पर मनी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब मंदिर में तू दान देती है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, कोई अमीर भी दे सकता है, कोई गरीब भी। क्या मंदिर से तू पैसा दोबारा मांग लेगी? शाम को चढ़ाई के नीचे से निकाल लेगी? वो तो पॉसिबल नहीं है ना बेटा, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। बदतमीज हंस रही है। अरे मतलब डाल देगी निकाल। अच्छा ये तो पता नहीं क्या क्या कर, क्या कर रखा है तुमने? मंदिर से कौन निकालता है? कोई नहीं निकालता बेटा, तुम जैसे कोई नहीं। देखो यूनिलिटरल, इट रेफर्स टू दोज वन वे ट्रांजेक्शन, इट रेफर्स टू दोज वन वे ट्रांजेक्शन। जिज्ञासा तकिया वगैरह लाऊं बेटा, कंबल कुंबल कुछ, कोई संसाधन नहीं? ओहो हो, कहाँ गए थे बेटा? बिलगेट से मिल? ओ बहुत बड़ा काम स्कूल। ओ हो, और फिर मेरे को झेल रही है। मेरे को झेल नहीं रही, मैंने तो मजे ही ले लिया। लिखो यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर लिखना, इट इज अ वन वे ट्रांजेक्शन, इट इज अ वन वे ट्रांजेक्शन, इट इंक्लूड्स डोनेशन, इट इज वन वे ट्रांजेक्शन, it is one way transaction, it include donation, charity, scholarship, डोनेशन, चैरिटी और क्या बेटा, स्कॉलरशिप। ये सब यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं बेटा, जो एक देश दूसरे देश की इकोनॉमी में करता है। लास्ट पॉइंट मेंशन करना बेटा, कैपिटल ट्रांसफर। लास्ट है बेटा कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है लिखें, कैपिटल ट्रांसफर, it refers to those transaction, it refers to those transaction which are related with, it refers to those transaction which are related with capital receipts and capital payment, which are related with capital receipts and capital payment, which are related with capital receipts and capital payment। मतलब बेटा अभी तक मैंने आपको केवल इतना ही समझाया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल हमारे देश में जैसे बजट देश के लिए बनता है वैसे बीओपी फॉरेन स्टेटस को दिखाने के लिए बनता है। आइए अब हम लोग एक चर्चा करते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, पूछा जाएगा बेटा। एक डिफरेंस आपसे पूछा जाता है, एक होता है बीओपी और दूसरा टर्म आपने सुना भी होगा शायद, बीओटी। बच्चों बीओपी, बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ क्या बेटा, पेमेंट। बीओपी का मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बीओटी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। सर इसमें 4 पॉइंट समझ लो, 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, और ये डिफरेंस आपके फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है? पहली बात तो ये समझ लो, दोनों ही जो हैं वो हमारे अकाउंट है। दोनों क्या है बेटा, ये अकाउंट है जिनका काम केवल एक ही होता है, क्या करना बेटा, रिकॉर्ड करना। बेटा कोई भी अकाउंट होता है वो रिकॉर्डिंग के पर्पज से ही बनता है, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक अकाउंट है और बीओटी भी एक अकाउंट है जिसका मेन काम क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, चाहे वो विजिबल हो, चाहे वो क्या होता है बेटा, यूनिलेटरल ट्रांसफर हो, इनविजिबल हो या कैपिटल नेचर।
ऑल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड जो करता है उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, बीओपी। और जो केवल और केवल एक ही आइटम रिकॉर्ड करता है, कौन सा आइटम बेटा, विजिबल, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बीओटी। मतलब बीओटी में केवल गुड्स को रिकॉर्ड करा जाता है और बीओपी में सभी तरीके की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड पॉइंट समझना, जो बीओपी होता है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है बेटा, वाइडर, बड़ा है, क्योंकि बेटा उसमें सब तरीके की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है। और ये कैसा कॉन्सेप्ट है बेटा, नैरो, छोटा कॉन्सेप्ट है बेटा, केवल एक आइटम को रिकॉर्ड करता है। बेटा पॉइंट नंबर थर्ड थोड़ा सा तमीज से समझना, अगर कभी बीओपी अनफेवरेबल हो जाए, बीओपी अगर कभी क्या हो जाए बेटा, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर कभी लॉस में हो जाएगा तो हम चाहकर भी क्या बीओटी के गेन से सही कर लेंगे, नहीं बेटा, क्योंकि इसका जो लॉस होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा, और उसका गेन कैसा होगा बेटा, छोटा। मतलब मैं ये कह सकता हूं, अगर बीओपी कभी अनफेवरेबल है तो मैं चाहकर भी फेवरेबल बीओटी से उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता, उसके गेन से इतने बड़े गेन लॉस को सेटलमेंट नहीं कर सकता। अगर बच्चों उल्टा हो जाए, मान लो बीओटी कभी कैसा हो जाए बच्चों, अनफेवरेबल, तो ऑब्वियसली मैं फेवरेबल बीओपी से उसको क्या कर सकता हूं बेटा, रेक्टिफाई या सेटलमेंट कर सकता हूं, राइट। एक पॉइंट, हाँ जी, बट वो रिकॉर्ड अनफेवरेबल हो सकता है। तेरा तेरा पेपर का रिजल्ट, रिजल्ट तो पॉजिटिव सेंस में आता है ना, बट अगर फेल हो गई तो कैसा आएगा वो। भाई हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि हमारे इंपोर्ट ज्यादा हो जाए, एक्सपोर्ट कम हो जाए। अगर हमने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट कम करा, तो हमारे देश का पैसा विदेशों में गया क्या, ज्यादा, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव दिखेगा ना। भाई पैसे आना जाना रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, बट आना जाना फेवरेबल हो ना हो ये भी तो एक डिपेंड करेगा ना नेचर के ऊपर, कंट्री की रिक्वायरमेंट के ऊपर। हमारा देश मान लो अभी गरीब देश है, हमारे देश में रिसोर्स की डिमांड ज्यादा होती है, तो हम विदेशों से भारी मात्रा में गुड्स को मंगा रहे हैं और हमारे देश का पैसा विदेश में जा रहा है, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाएगा, डेफिसिट क्रिएट होगा, और वही डेफिसिट हमारा बीओपी को अनफेवरेबल बनाता है, राइट। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। बेटा एक चीज याद रखना, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है इसमें कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, बट इसमें कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते। लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं बच्चों कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा कैसे नेचर का होता है बच्चों, बैलेंस। आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते 2 साल हो गए हैं करीब, आपको सबको मालूम है कोई भी जो अकाउंट होता है वो हमेशा अपने अकाउंटिंग वैल्यूज को क्या रखता है बेटा, इक्वल रखता है। रिसीट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पेमेंट। 10 रुपए आया इसका मतलब 10 रुपए कहीं गया भी है, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, इक्वल होता है, इसलिए वो बैलेंस होता है। रिसीट साइड इज इक्वल टू किसकी साइड बेटा, पेमेंट साइड। और दूसरी बात, जब कोई अकाउंट बनता है तो डबल एंट्री पर बेस्ड होता है। तुम लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, एक एंट्री के हमेशा कितने इफेक्ट होते हैं, 2। क्रेडिट होगी तो कोई चीज क्या होगी बेटा, डेबिट भी होगी, जिसकी वजह से ये कभी भी अनबैलेंस नहीं होता, ये हमेशा कैसा होता है, बैलेंस नेचर का। वो वैल्यू ज्यादा या कम हो गई ना बेटा, उसको बैलेंस किया जाता है, ताकि उसी करने के चक्कर में ही तो क्या होता है, हम लोग जुगाड़बाजी में चले जाते हैं। अब एक बात बता, कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी को 200 करोड़ रुपए का, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं इमेजिनरी, कंपनी को 200 करोड़ का नुकसान आ रहा है बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में कोई अपनी नेगेटिव लॉस की तो दिखाएगा नहीं, वो क्या करेगा, कहीं से 200 करोड़ की बोरोविंग कर लेगा, बोरोविंग इनकम में आ गई, बट अल्टीमेटली लॉस तो हो ही रहा है, तो आपके अमाउंट तो इक्वल दिखेगा, बट वो 200 करोड़ की कंपनी को क्या दिखेगा, लॉस, और वो लॉस जो होगा वो नेक्स्ट ईयर फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट की जाती है बेटा, इसलिए तो बीओपी में अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन आती है, ताकि बीओपी का अमाउंट बैलेंस आ जाए, राइट। वो सब अभी आगे आएगा। बट जो बीओटी होता है बेटा वो छोटा अकाउंट है, इसलिए इसको परमिशन है कि जो तेरे को खेलना है खेलता रहे, तो फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा, बैलेंस। आइए तो हम फटाफट से एक डिफरेंस करते हैं, पेपर में पक्का आएगा, बीच में एक लाइन खींचो, लिखो बेटा बीओपी एंड क्या बेटा, बीओटी। देखना बेटा बीओपी एंड बीओटी में क्या डिफरेंस है, आपके एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, बीओपी एंड बीओपी में डिफरेंस देखिए सर, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। अरे ये आइए सर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, तो आप लोग इसके पूरे आनंद लें, क्वेश्चन को लिखें, समझें, सीखें। लिखना बेटा, पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 लिखें, बीओटी और बीओपी का फर्स्ट पॉइंट, बीओटी का बोल रहा हूं, इट इज एन अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स, it is an account that records only export and import of goods. It is an account that record only export and import of goods. मैंने
हाईलाइट कर दी है वो महत्वपूर्ण बात जिसके लिए अकाउंट बनता है। याद रखना, ये अकाउंट केवल एक ही चीज को रिकॉर्ड करता है। किस चीज को रिकॉर्ड करता है भाई? केवल और केवल गुड्स को रिकॉर्ड करेगा। ये किसी भी तरीके की सर्विसेज, यूनिलिटरल, कैपिटल ट्रांसफर आर नॉट रिकॉर्ड ऑन दैट अकाउंट। दूसरी साइड लिखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर लिखना, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of all the economic transaction, it is a systematic record of all the economic transaction between resident of country and rest of the world. It is an account, it is a systematic record of all the economic transaction between resident of country and rest of the world. तो मुझे लगता है क्लास में जितने भी बच्चे भी हैं उन सबको पहला पॉइंट तो समझ आ गया होगा। एक में बेटा केवल और केवल क्या रिकॉर्ड हो रहा है? गुड्स रिकॉर्ड हो रही है। और दूसरे में क्या रिकॉर्ड हो रहा है? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। मैंने हाईलाइट कर रखा है, केवल सभी तरीके की जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो बीओपी में रिकॉर्ड होती है। और गुड्स वाली एलिमेंट केवल कहां रिकॉर्ड होती है? बीओटी में। पॉइंट नंबर सेकंड लिखना बच्चों, पॉइंट नंबर सेकंड लिखिएगा, इट इज नैरो कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर सेकंड हम लोग मेंशन कर रहे हैं, ये भाई साहब एक नैरो यानी कि छोटा कॉन्सेप्ट है और ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली समझ आ रहा है, बड़ी बड़ी बात करेगा। एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक एलिमेंट रिकॉर्ड कर रहा है और एक सभी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहा है। दैट्स व्हाई दे आर द इंपॉर्टेंट पार्ट। और गवर्नमेंट जो होती है वो बीओटी को कम देखती है और ज्यादा किसको देखती है? बीओपी। बट तुम्हें एक बात बताऊं, हमारी 70% से ज्यादा ट्रांजेक्शन केवल हम किसकी करते हैं? बीओटी की करते हैं। गुड्स की ट्रांजेक्शन देश में ज्यादा है, बाकी जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है बेटा? कम। अब भाई तुम्हें इलाज कराना है तो हर एक आम व्यक्ति तो नहीं चला जाता ना, हम तो अड़ोस पड़ोस के जो बंगाली बुंगुली बैठे हैं उनके पास जाकर दवाइयां, मतलब समझ रहे हो, लोकल डॉक्टर्स जो बंगाली उसकी मैंने बोला बंगाली बैठे हो, मेरी साइड में बैठी है। तो बेटा देखो ऐसा क्या होता है ना, वो थोड़े से समझदार होते हैं तो छोटे छोटी दवाइयां दे देते हैं, कुछ भी मिलाता। हमारा एक बंगाली बड़ा फेमस है, इतना बदतमीज डॉक्टर है वो अफीम की गोलियां देता है भाई साहब, इतना जबरदस्त। मैं तुम्हें पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ उस डॉक्टर। नहीं नींद तो क्या आती है उसको, चाहे बुखार हो रहा, चाहे जुकाम हो रहा, चाहे कुछ भी हो रहा हो, 4 गोलियां डब्बे से निकालेगा और एक पुड़िया में बांध के दे देगा। और उसके बाद ना 6 घंटे बंदा सोता है, 7वें घंटे उठ के मस्त हो जाता है। क्या देता है क्या नहीं देता मुझे नहीं पता। चलो आओ, ये तो एक व्यक्ति की विशेष की इंफॉर्मेशन थी। नैरो है और एक क्या होता है बेटा? वाइडर। पॉइंट नंबर थर्ड लिखना, पॉइंट नंबर थर्ड, बीओटी का एक दुख बता देता हूं, इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी काइंड ऑफ कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन। ये भाई साहब इट डज नॉट रिकॉर्ड, इट डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। ये भाई साहब कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये बात सभी बच्चे तमीज से समझ लें। ये जो अकाउंट होता है वो केवल और केवल एक चीज रिकॉर्ड करता है, वो भी गुड्स, वो कभी कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा। और बेटा यहां लिख लेना, इट रिकॉर्ड्स कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन। ये तो बदतमीज अकाउंट है बेटा, ये तो सबके मजे लेता है। जो सबके लेता है तो सारी चीजें क्या करेगा? ये रिकॉर्ड करेगा। बदतमीज तो बदतमीज होता है बेटा। क्यों बेटा? जागृति क्या नाम है इसका? जिज्ञासा। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी लड़की है तुम। पॉइंट नंबर थर्ड हो गया है, फोर्थ लिखें। पॉइंट नंबर फोर्थ लिखना, बीओटी बेटा लिखना, इट मे बी फेवरेबल, अनफेवरेबल और इन इक्विलिब्रियम। बीओटी जो है वो कुछ भी हो सकता है। बीओटी आपका कुछ भी हो सकता है बेटा, फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है और आपका इक्विलिब्रियम पे भी रह सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर, ये भी हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बराबर, ये भी हो सकता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ज्यादा या बराबर। राइट, तीनों ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। बट यहां लिखना, इट इज ऑलवेज बैलेंस इन नेचर, इट इज ऑलवेज बैलेंस इन नेचर, इट इज ऑलवेज बैलेंस इन नेचर बिकॉज रिसिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू पेमेंट साइड। क्योंकि हमारा एक नियम है डबल एंट्री का कि रिसिट साइड जो होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है बेटा? रिसिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू किसके बेटा? पेमेंट। भाई ये तो तुम्हें मालूम है ना, जो आया है वो कहीं से गया भी होगा। रिसिट इज इक्वल टू पेमेंट, दैट्स व्हाई बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस इन नेचर, बट इट माइट बी, इट मे बी पॉसिबल दैट इज फेवरेबल, अनफेवरेबल और इन बैलेंस इन नेचर। राइट, कोई समस्या है क्या? नहीं है। लास्ट पॉइंट लिखें जो कि इस पूरे टॉपिक का महत्वपूर्ण पॉइंट है। लास्ट पॉइंट लिखना, पॉइंट लास्ट,
in case of unfavorable BOT, in case of unfavorable BOT, in case of unfavorable BOT, it can be rectified by favorable BOP. It can be rectified by favorable BOT. It can be rectified by favorable क्या बेटा? It can be rectified by favorable क्या बच्चों? अनफेवरेबल बीओटी है, बहुत ज्यादा चांसेस है ना कि हम उसको सही कर सकते हैं। फिर हाँ, चांस बहुत कम है, बट रेयर एंड रेयर केस में ऐसा होता है। वैसे ऐसा है नहीं कि 70% से ज्यादा ट्रांजेक्शन अगर अगेंस्ट है तो 30% का इन्फ्लुएंसिंग इतना ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, जैसे मान लो डिजास्टर वाले टाइम आ गया, इमरजेंसी वाला टाइम आ गया, उस केस में रिवर्स ऑपरेशन चल जाता है। लिखना बेटा वहां पर, मतलब बीओपी के अंदर लिखना बेटा, बीओपी के अंदर लिखना, इन केस ऑफ अनफेवरेबल बीओपी, इन केस ऑफ अनफेवरेबल बीओपी इट कैन नॉट बी रेक्टिफाई या इट कैन नॉट बी एडजस्टेड, कुछ भी लिख सकते हो, इट कैन नॉट बी रेक्टिफाई और इट कैन नॉट बी एडजस्टेड थ्रू फेवरेबल बीओटी, थ्रू फेवरेबल बीओटी, थ्रू फेवरेबल क्या बेटा? बीओटी। तो मतलब इन शॉर्ट आप मेरी एक छोटी सी कहानी को समझें। जो बच्चे अभी क्लास में हैं और उनको मेरे एक विचार तो समझ आ रहे होंगे, मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता रहा था, बीओपी और क्या बेटा? बीओटी। क्या बीओपी और बीओटी सबको समझ आ चुका है? राइट। अभी तक देखो मैंने केवल 2 ही टॉपिक आपको समझाए हैं। सबसे पहले मैंने मीनिंग बताया है, सबसे पहले मीनिंग किसका बताया था बेटा? बीओपी का। फिर मैंने बताया कि इसमें कौन कौन सी 4 इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। फिर मैंने दूसरा टॉपिक कराया था बीओपी और बीओटी में क्या बेटा डिफरेंस। अब एक आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि भाई कंपोनेंट ऑफ बीओपी क्या है, आखिर बैलेंस ऑफ पेमेंट किन चीजों से मिलकर बनता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के मेन पार्ट्स क्या है। तो आपको बताना चाहूंगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो मेन पार्ट्स हैं वो 2 ही हैं बच्चों। बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 जगह से मजे लेता है। कहां कहां से लेता है? या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई भी ट्रांजेक्शन बच्चों करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, और करंट अकाउंट में अगर नहीं होती तो कहां पर रिकॉर्ड होगी बेटा? मतलब आप ये समझो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 मेन अकाउंट हैं जहां पर सारी स्टोरी, सारी एलिमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। या तो हम करंट में रिकॉर्ड करेंगे या फिर किस में करेंगे? कैपिटल में। बेटा करंट में वो चीजें रिकॉर्ड होती हैं जो गवर्नमेंट के रेगुलर बेसिस पर आती हैं, जैसे विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल। और बेटा कैपिटल में वो सब रिकॉर्ड होता है जो गवर्नमेंट की क्या इंपैक्ट कर सकती है? लाइबिलिटी को, या गवर्नमेंट की किसको इंपैक्ट करती है? एसेट्स को। मान लो अगर मैंने बोरोविंग्स ले लिया या एसेट्स परचेज कर लिया तो सरकार की एसेट लाइबिलिटी इन्फ्लुएंस करती है। तो बेटा जो गवर्नमेंट की एसेट लाइबिलिटी को इन्फ्लुएंस करेगा उसे कैपिटल अकाउंट में डाल दो, और जो जनरल ट्रीटमेंट में आएगा उसे करंट में डाल दो। और एक बात तो सबको मालूम है, अगर पैसे का इनफ्लो हुआ है, पैसा अगर आया है तो हम क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट करेंगे। और पैसा गया है तो हम क्या करेंगे? ये तो सिंपल सा रूल है। इसी के आधार पर हम पूरे अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, और मैं नेक्स्ट क्लास में इसके एलिमेंट और कंपोनेंट सारे बताऊंगा कि कहां कहां से कौन कौन से एलिमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो आज की एक छोटी सी क्लास में केवल आपने बीओपी का मतलब, बीओपी का इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, बीओटी और बीओपी में डिफरेंस अभी फटाफट से निकालो। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछो। हाँ भाई, जो बच्चे अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, एंजेलिना, नक्श, क्या बीओपी और इनके एलिमेंट समझ आ चुके हैं? यस सर। कहीं कोई डाउट? सर। आज आए क्यों नहीं बेटा? सर दिल्ली में नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, अब मिलेंगे बेटा। इतना एक बार फटाफट से रिकॉल करो, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। अभी मैं डाउट ले रहा हूँ बच्चों के, प्लीज कहीं कोई समस्या है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। आदित्य गोयल, आदित्य जी, सर कोई समस्या है? बहुत अच्छा लड़का है बेटा तू, बहुत शानदार बच्चा है। तेरे जैसे 500 बच्चे चाहिए मुझे, नहीं किसी और को। अब मत करो, माय गॉड,